क्लास फर्स्ट ईयर। मैंने आपसे कल अवकलन के कुछ फार्मूले किए होंगे। उम्मीद थी कि जो आपने पहला पार्ट हमारा देखा था वीडियो का वो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वो 10 से रिलेटेड था। मगर जो फार्मूले हमने डिफरेंशिएशन अवकलन के बताए वो आपको उम्मीद है समझ में नहीं आए होंगे। तो आई विल ट्राई, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो बेटा देखिए, ऐसा है कि इसको इस तरीके से समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। वेरिएबल जो टर्म्स होते हैं उनको हिंदी में चर पद और कांस्टेंट टर्म को अचर पद कहते हैं। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, अचर, कांस्टेंट, इनकी वैल्यू कभी भी बदलेगी नहीं, कभी भी बदलेगी नहीं, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे 2, 5, 7 ऑल नंबर्स, जितनी भी वैल्यू है, पाई की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, या ग्रेविटी, ठीक है, ये सभी वैल्यूज जो हैं ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट हैं, अचर हैं। इनकी वैल्यूज जो होती है वो कभी नहीं बदलेगी, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी समीकरण में नहीं बदलेगी। मगर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक्स, वाई, ए, बी, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, ये सभी वैल्यूज जो हैं वो समीकरण, इक्वेशन टू इक्वेशन बदलती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, 5 - 7 दैट इज -2। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2/3 है। कोई और इक्वेशन यहाँ पर लिखें तो एक्स की वैल्यू कुछ और आ सकती है। कहने का मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो कंडीशन टू कंडीशन बदल सकती है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कुछ और आएगी, फिर से कहीं और समीकरण कोई लिखी होगी इक्वेशन तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो इस तरीके से ये एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू या ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, अल्फा, बीटा, गामा की वैल्यू, वट कोई भी चीज़ें हैं वो किसी भी समीकरण में, किसी भी इक्वेशन में लगी हैं तो वो सभी वैल्यूज जो हैं वो उस इक्वेशन से अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। मगर ये वैल्यूज नहीं बदलती हैं। तो ये वेरिएबल चर चल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। कांस्टेंट अचर मतलब कभी ना बदलने वाले, इनकी वैल्यूज कभी भी बदलेगी नहीं। फिलहाल उधर की बात नहीं करते हैं, हम लोग इधर की बात करते हैं। फिर से एक बार, इस जो चर पद हैं इनमें भी दो तरीके के, जो वेरिएबल टर्म्स हैं उसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। कैसे कैसी होती हैं, एक हमारे पास होते हैं स्वतंत्र चर, ठीक है, और एक होते हैं परतंत्र चर, ठीक है, या इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंट। कौन से वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये कौन से वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, अब अजीब सा नाम लग रहा होगा, स्वतंत्र, परतंत्र। स्वतंत्र जिसके पास फ्रीडम हो, है ना, परतंत्र जो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इंडिपेंडेंट जो किसी पर डिपेंड ना हो, अपने आप हो। जैसे इसको भी समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो फिर से मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं। एग्जांपल हमारा देखिए आप, जैसे मैं कहूं y = x², ये हमने एक चीज लिखी। अब बेटा देखिए, अगर हम यहां पर एक टेबल मेंटेन करें तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 0 है यहां पर तो y की वैल्यू 0 होगी, वेरी गुड। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अगर यहाँ पर x की वैल्यू को 2 रख दें तो हम देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख दें तो यहाँ पर 9 आएगी। इस तरीके से चेंज हो रही। कहने का मतलब ये है कि x को चेंज करने पर y चेंज हो रहा है, और x किसके कहने पर चेंज हो रहा है, किसी के कहने पर चेंज नहीं हो रहा है। तो जो किसी के कहने पर चेंज नहीं हो रहा है, अपने आप बदल रहा है, इसलिए चर तो है, वेरिएबल तो है, मगर ये अपने आप बदल रहा है, इसलिए कौन सा है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मगर y इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको परतंत्र, y जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, परतंत्र, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो x है वो क्या है, स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। तो और आगे बढ़ते हैं इसके बाद, तो ये सभी बातें होंगी। और आगे बढ़ते हैं तो आगे एक चीज और समझिए आप लोग, कि जैसे हम लोग अब आते हैं अपने, ये तो हमने आपको बेसिक कंसेप्ट बताई, अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, अवकलन की। ये होता क्या है, कैसे करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम यहां पर कहें, देखिए जैसे मैं कहूं यहां पर, फॉर एग्जांपल ये x1 है,
ये x2 है, ये x3 है, ये x4, मतलब अलग अलग वैल्यूज देती हैं। इसी तरीके से y1 है, y2 है, y3 है और y4 है। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना चेंज आ रहा है, x2 माइनस x1, कितना चेंज आ रहा है, 1 माइनस 0, दैट इज 1 का चेंज हुआ। इसके चेंज होने पर y2 माइनस y1, हाउ मच चेंज, 1 माइनस 0, दैट इज 1। ठीक है, अब मगर दूसरे वाले टर्म पर हम जाएं तो क्या लिखेंगे, x3 माइनस x2, यहां से यहां पर, ठीक, इसमें तो 1 ही का चेंज हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, 2 माइनस 1 दैट इज 1। मगर यहां पर जो चेंज हो रहा है हमारे पास, ठीक है, y3 माइनस y2, इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी हमारे पास, अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो 4 माइनस 1 3। यहां पर दोनों में 1 1 का चेंज हो रहा था, यहां पर इसमें तो 1 का चेंज हो रहा है, मगर जो हमारे पास परतंत्र है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसमें 3 का चेंज हो रहा है। और आगे अगर देखो तो आप देख सकते हो x4 माइनस x3 क्या होगा, 3 माइनस 2 1। मगर यहां पर अगर चेंज करेंगे, मतलब y4 माइनस y3 करें, तो आप देख सकते हैं 9 माइनस 4 दैट इज कितनी आएगी वैल्यू, 5 आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है x को हम उतना ही चेंज कर रहे हैं, मगर y में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं। आपको याद होगा कि जो चेंजेस होते थे, जो परिवर्तन होता था, ठीक है, जैसे ये याद होगा आप लोगों को, जब हम चेंज इन वेलोसिटी की बात करते थे, वेग में परिवर्तन, है ना, v2 माइनस v1 लिखते थे, शायद आप लोग v माइनस u लिखते थे, 9th में याद होगा। तो v माइनस u, इसको कहीं कहीं पर डेल्टा v भी लिखा जाता है। डेल्टा क्या शो करता है, डेल्टा ये दिखाता है चेंज को, ये किसका नोटेशन है, चेंज का, परिवर्तन का। तो कहीं पर भी डेल्टा है, इसका मतलब है कि उस भौतिक राशि में, उस फिजिकल क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, डेल्टा क्या, जहां कहीं पर भी डेल्टा लिखा है दैट मीन्स चेंज की बात हो रही है। ठीक है, बात नहीं समझ में आ रही है। तो यहां पर भी अब हम ये देख रहे हैं, ये सभी चेंजेस हमने निकाले हैं, ये सभी क्या निकाले हैं, चेंजेस। तो इसको क्या कहेंगे, डेल्टा एक्स, इसको क्या कहेंगे, डेल्टा वाई। ये किस में चेंज है, एक्स में, ये किस में चेंज है, वाई में। इसी तरीके से ये किस में चेंज है, एक्स में, ये किस में चेंज है, वाई में, ये किस में चेंज है, एक्स में, मगर ये किस में चेंज है, वाई में, है ना। तो ये चेंजेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहां से ये देखना चाह रहे हैं कि एक्स में जैसे जैसे बदलाव हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, वैसे वैसे वाई में कैसे चेंजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। मतलब एक्स के परिवर्तन के साथ y में परिवर्तन की दर। ठीक, हम ये पता करना चाह रहे हैं, रेट, दर। जब कभी भी दर की बात आती है, आपको याद होगा कि 9th में पढ़ाया गया था, याद होगा क्या पढ़ाया गया था, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जब पढ़ाई गई थी, त्वरण की परिभाषा जब बेटा पढ़ाई गई थी, तो ये सर ने लिखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो लिखा था, है ना। क्या लिखा था, क्या लिखा था, वेग परिवर्तन की समय दर। कौन सी दर, समय दर। दर जब आ जाती है, जब रेट आ जाता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे आपको याद होगा ए डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, कहने का मतलब डेल्टा वी का मतलब वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, समय, यही तो था, टाइम, यही तो हमने लिखा था। तो वही चीज यहां पर है, यहां पर भी हम बदलाव की बात कर रहे हैं, मगर किसकी बात कर रहे हैं, रेट की, दर की बात कर रहे हैं। तो किस में चेंज, वाई में, किस में परिवर्तन, वाई में, किसके साथ, एक्स के साथ। तो बेटा वाई में चेंज, दर किसके साथ निकालनी है, एक्स के साथ, रेट किसके साथ निकालना, एक्स के साथ। ठीक है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ऐसे लिखते हैं। मगर ये जो डेल्टा लिखा जाता है, ठीक है,
ये जो डेल्टा बेटा लिखा जाता है वो लिखा जाता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब ये जो हमने दर निकाली है किसमें, वाई में परिवर्तन की दर, है ना, वाई में परिवर्तन दर, ठीक है, चेंज इन वाई, ठीक, ये रेट है, किसका रेट है, चेंज इन वाई का, ये निकाला है। मगर ये जो डेल्टा है, अब 11th क्लास में ये जो डेल्टा है ये बड़े चेंज को, डेल्टा जो है बड़े परिवर्तन को दिखाता है। किस परिवर्तन को दिखाता है, बड़े परिवर्तन को, लार्ज चेंज को दिखाता है। मतलब डेल्टा वाई जो लिख रहे हैं वो है तो चेंज ही, मगर बहुत बड़ा चेंज जब होता है तब डेल्टा लगाते हैं, है ना। डेल्टा एक्स जो है वो बड़े परिवर्तन को, लार्ज अमाउंट ऑफ द चेंज को दिखाएगा हमको, ठीक है। तो इसको यहां पर होता वही है, मगर जब छोटे चेंज के लिए बात करते हैं, ठीक है, छोटे परिवर्तन की बात आती है, छोटे परिवर्तन के लिए, ठीक है, छोटे परिवर्तन के लिए फॉर स्मॉल चेंज, और रेट तो है ही है, दर तो है ही है, तो क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, है वही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा ये कुछ बच्चे जो हैं इसको डी और बगल में ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे नहीं है, समझिएगा फिर से, ये नहीं है, डी और सफिक्स में वाई, छोटा सा नीचे वाई, डी सफिक्स में एक्स, फिर से समझें कैसे होता है, डी सफिक्स में वाई, छोटा सा किनारे वाई, और डी और एक्स, तो मतलब डी वाई का मतलब क्या है, डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंस, परिवर्तन, डी से क्या होता है, डी फॉर डिफरेंस, तो है तो वो भी डिफरेंस। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो हम लोग लिखते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वो भी चेंज है, ये भी चेंज है, डी भी चेंज है, डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज ऑल्सो चेंज, मगर ये बड़े चेंज को के लिए लिखते हैं, ये बहुत छोटे चेंज के लिए लिखते हैं, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये डी वाई बाई डी एक्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जैसे वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स का यहां पर क्या मतलब हुआ कि एक्स में चेंज के साथ वाई में चेंज की रेट, समझ रहे मेरी बात, क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, किसमें चेंज, चेंज इन एक्स, है ना, मतलब एक्स के परिवर्तन के सापेक्ष वाई में परिवर्तन की दर, रेट, ओके। तो ये डी वाई बाई डी एक्स होगा। मुझे उम्मीद है इसमें आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक। अब बात करते हैं कुछ बेसिक फार्मूले, तो हमने कई सारे फार्मूले उसमें, बेटा फार्मूले आपको उसमें लर्न करने पड़ेंगे, उसका कोई तरीका नहीं है, वो आप लर्न करें, ठीक है, और आगे बढ़े। तो कुछ चीजें मैं आपको उसमें बताता हूं। जैसे पहला फार्मूला मैंने लिखा था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। अब ये y की जगह पर लिखा है भाई, सही तरीका ये है, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो ये समझिए हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर क्या है। तो क्या निकालते हैं हम लोग यहाँ पर, तो फार्मूला तुमने आपको बताया था, डी वाई बाई डी एक्स, एन आगे और इसमें पावर कम हो जाएगी। मतलब जैसे मैं आपको बताऊं, ये लिखा है x की पावर 9, ओके। अब हमको चेंज निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 9 को इस फार्मूले के हिसाब से 9 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और जो पावर है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो 9x की पावर क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है, ओके। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें जो हमने पहला फार्मूला आपको लिखाया है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स में जनरली आपको यूज करना होगा। बातें समझ में आ रही है, ओके।
और आगे बढ़ते हैं। फिर आगे समझते हैं इसको। अब ये हमारे पास पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला शायद कुछ ऐसा लिखाया गया था आपको कि ये वैल्यू 0 आ रही थी और यहां पर कहा गया था कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियतांक, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा हो, मतलब फॉर एग्जांपल d/dx ऑफ 3, कुछ ऐसा। तो भाई कॉमन सेंस समझो, हम किस में चेंज निकाल रहे हैं? x में। किसके रिस्पेक्ट के लिए, सॉरी किस में चेंज निकाल रहे हैं? y में। मतलब k की वैल्यू सही तरीके से ये है क्या, k y है। मतलब फिर से समझते हैं, अगर k की जगह पर क्या रख दें 3, तो d/dx किसके लिए? 3 के लिए। अब हम निकाल रहे हैं चेंज। हमने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में यहां पर बताया है कि ये जो नंबर्स होते हैं ये कांस्टेंट हैं, ये अचर हैं, ये कभी भी बदलेंगे नहीं। और जब ये बदलेंगे ही नहीं, जब इनमें परिवर्तन होगा ही नहीं, जब इनमें परिवर्तन होगा ही नहीं, तो बेटा जब परिवर्तन ही नहीं होना है तो उसका रेट क्या निकालोगे? वो तो 3 ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं होने वाला। मतलब y की वैल्यू क्या है? 3 है। अब 3 है ना, उसमें y में कोई चेंज तो नहीं होना, वो तो हमेशा वैसे रहे। अब y इक्वल टू एक्स लिखा होता तब तो चेंज होता, y इक्वल टू एक्स प्लस 7 लिखा होता तो x जैसे जैसे बदलते y बदलता। मगर यहाँ पर तो 3 है, फिक्स हो गया ना। और फिक्स हो गया मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। हमने अभी बताया था आपको स्टार्टिंग में, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई नंबर होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रखी है? 0। इसीलिए d/dx ऑफ k इक्वल टू 0, k का मतलब कांस्टेंट। ठीक, मगर यही टर्म अगर किसी भी वैल्यू के साथ आ जाए, जैसे 3x⁵, जैसे मैं आपको बताऊं, आपके वहां दे रखा था फार्मूले में, क्या दे रखा था? kxn दे रखा है ना, कुछ ऐसे दे रखा है। तो अब देखिए मैं इसमें बताता हूं आपको, इस 3 से भाई इसका जो चेंज है वो x के साथ निकलेगा ना, इससे तो कोई मतलब है नहीं, तो क्योंकि 3 रहना है। मगर यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, वो अकेला था तो 0 था, यहाँ पर तो बदलाव होगा, मगर किस में चेंज होगा? x⁵ में चेंज होगा। इस वजह से 3 को बाहर निकालिए और d/dx ऑफ x⁵। तो आगे फार्मूला आपको पता है, 5 कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा, और ये पावर एक माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 5 3 15 और x⁴। बाकी आप फार्मूले जो हैं उनको लर्न कर लें। जैसे शायद मुझे याद है d/dx ऑफ log x वैल्यू क्या थी? 1/x थी, ये बेस e पर था। 2 तरीके के बेस होते हैं, e और a। ठीक है, वो तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, कुछ मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, उनको भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है।